नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। यह मानव शरीर क्रिया विज्ञान का दूसरा वीडियो होगा, अर्थात यह भाग 2 होगा। और भाग 1 वीडियो का हम लोग यानी कि उसमें जो आया हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका अध्ययन कर चुके हैं। दोनों वीडियो मिलाकर के कुल प्रश्नों की संख्या 100 से भी अधिक हो चुकी है, क्योंकि इसका जो पार्ट्स प्रश्न है उसको भी हम लोग देखते गए थे। या किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में यानी कि दोनों पार्ट्स यानी दोनों वीडियो के पार्ट्स को देखेंगे तो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में यह पूछा गया है। यदि आप भाग 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। यह सभी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, यह सभी किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। परीक्षा की तैयारी के लिए यदि आप जुड़ना चाहते हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आने पे लाइक करना ना भूलेंगे। आपके लाइक से ही हमें अगला वीडियो बनाने की प्रेरणा और एनर्जी प्राप्त होती है। तो चलिए ना अधिक समय गवाए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। ऑप्शन है सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और यहीं पे बात की जाए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, यदि पूछा जाए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा पार्ट्स, तो वह प्रमस्तिष्क कहलाता है। प्रमस्तिष्क यानी प्रमस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। यानी कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम अर्थात मिनिमम पुनर्योजन की शक्ति होती है। ऑप्शन है मस्तिष्क कोशिका, पेशी कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं या तो फिर यकृत कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर मस्तिष्क कोशिकाएं होगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें पुनर्योजन शक्ति बहुत कम पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर तंत्रिका कोशिका होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। और तंत्रिका कोशिका की यदि लघुत्तम संरचनात्मक और उसका जो कार्यात्मक यानी कि क्रियात्मक इकाई पूछी जाए तो वह न्यूरॉन होती है। यानी न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिका की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं शरीर क्रिया की क्रियात्मक इकाई कहलाती है न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, श्वसन की क्रिया संपन्न कहाँ होती है, यह पूछा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या तो फिर राइबोसोम में या लाइसोसोम में। तो श्वसन की जो क्रिया संपन्न होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, मनुष्य में श्वसन क्रिया यानी कि मनुष्य में श्वसन क्रिया के बाद जो बाहर हवा निकलती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं हम लोग श्वसन क्रिया के क्रम में। इसके साथ साथ अन्य गैसें भी मिली होती है ऑक्सीजन के साथ साथ। तो उस स्थिति में जब सांस छोड़ते हैं, श्वसन की क्रिया जब बाहर करते हैं, तो उस स्थिति में ऑक्सीजन यानी कि O2 की मात्रा कितनी होती है यह पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 14%, 16%, 20% और 25%। तो यह प्रश्न आपको कमेंट के माध्यम से जानकारी देनी है। और यहीं पे यह भी बात हो जानी चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी निकलती है, तो यह 4% निकलती है, लेकिन ऑक्सीजन कितनी निकलती है इसका जवाब कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर देंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। ऑप्शन है केंद्रक, लाइसोसोम, राइबोसोम या तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यानी इसी भाग में परिवर्तित कोशिका परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा।
अगला प्रश्न है 7वां नंबर, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, वृक्क में, यकृत में। एक ऑप्शन नीचे भी दिया हुआ है, इसे भी हम लोग समझ लें, पढ़ लें, तिल्ली में। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? यानी रक्त में जो अशुद्धियाँ होती है तो कौन सा वैसा अंग है जहाँ जाकर के छन जाती है वह अशुद्धियाँ, और उसके बाद आगे जाकर के वह पुनः शुद्ध, यानी कि जो अशुद्धियाँ निकल जाती है और रक्त प्योर आगे बढ़ जाता है। तो ऑप्शन है फेफड़ा, वृक्क, यकृत या तो फिर हृदय में। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर वृक्क होगा, जिसे किडनी कहा जाता है। प्रत्येक मनुष्य में 2 किडनी यानी कि 2 वृक्क पाए जाते हैं, जिससे रक्त की अशुद्धियाँ छानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वृक्क होगा सही आंसर। और मनुष्य में रुधिर क्षमता है, देखिए रुधिर की बात की जाए, उसको छनने का काम कहाँ पे होता है तो वह आप बताएंगे ओमेन संपुट। ओमेन संपुट में मनुष्य में रुधिर क्षमता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यानी कि मानव मूत्र में पीला कलर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है यूरोक्रोम, रुधिर, कोलेस्ट्रॉल या तो फिर विल। तो आपका राइट आंसर ए होगा, यानी कि यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र यानी कि मानव पेशाब का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन किससे संबंधित है? यकृत, हृदय, वृक्क या तो फिर आमाशय। तो नेफ्रॉन यह वृक्क से रिलेटेड है, वृक्क से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा यानी कि कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन है पराशरण, विसरण, डायलिसिस या तो फिर सक्रिय परिवहन। तो कृत्रिम गुर्दा यानी कि आर्टिफिशियल वृक्क जो बनाया जाता है वह डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? ऑप्शन है रक्त में, हृदय में, मूत्र में, पसीने में। तो यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में यानी कि पेशाब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न में हम लोग चलें 13 नंबर, मानव वृक्क अस्मरी में, जिसे किडनी स्टोन भी कह सकते हैं, किडनी स्टोन यानी किडनी में जो पत्थर हो जाता है, स्टोन हो जाता है, तो उसका रासायनिक यौगिक का क्या नाम है? ऑप्शन है यूरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या तो फिर कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण ही स्टोन रूप धारण करता है मानव वृक्क में, और इसे पुनः नहीं निकाला जाए मानव वृक्क से तो मनुष्य के लिए यह परेशानी का सबक बन जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन है गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंड ग्रंथि में, योनि में। तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में ही होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब द्वारा, गर्भाशय द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा या तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है प्रश्न है, तो यह हो जाएगा प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण मिलता है, यानी कि उसे जो भी पोषण की क्रिया, न्यूट्रिशन की क्रिया है वह प्राप्त होती है। और गर्भाशय में मानव भ्रूण जो तैरते रहता है वह पूछा जाए तो वह होगा आमनियाटिक, इसको आमनियाटिक पढ़ेंगे। आमनियाटिक अम्ल में वह गर्भाशय में मानव भ्रूण तैरते रहता है। यह एक द्रव है और इसी में घूमते फिरते रहता है।
अगला प्रश्न है 16 नंबर, दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं। दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं, यह पूछा गया। निषेचन, परिवर्धन, पुनर्जनन या तो परागम। तो यह दो युग्मकों के संयोजन को, दो युग्मकों के मिलन को निषेचन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एक्स किरण, गामा किरण, अल्ट्रासाउंड। एक ऑप्शन और भी नीचे दिया गया है, लेकिन यहीं से 3 ऑप्शन में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है, यानी अल्ट्रासाउंड की सहायता से शिशु किस स्थिति में है उसकी सारी जानकारियां मिल जाती है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, मुख के द्वारा यानी मुंह के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं, किसका वह निरोध करते हैं, किसका वह डैमेज करते हैं, इसको पूछा गया है। तो अंडो उत्सर्जन का, निषेचन का, गर्भधारण का, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर अंडो उत्सर्जन के ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि मुख से लिया जाता है, मुख से यानी खाया जाता है, और यह गर्भ निरोधक गोलियां कहलाती है, जो वही गोलियां ली जाती है और वह अंडा उत्सर्जन में कमी लाता है, उसमें वह बॉन्ड ला देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है, किसके गुणसूत्र से होता है। पिता के, माता पिता दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों का लिंग निर्धारण लड़का होगा या लड़की, वह पिता के क्रोमोसोम पे, पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। और गुणसूत्र कुल देखा जाए, चाहे वह नर हो या मादा हो, कुल मिलाकर के 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और पिता में XY, जिस पे लिंग निर्धारण की बातें कही जाती है, और माता में XX रहता है, और इसी से लिंग निर्धारण की स्थितियां उत्पन्न होती है। और हर स्थिति में पिता ही जिम्मेवार होते हैं कि वह बच्चा लड़का हो गया या लड़की। इसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर, मनुष्य में गर्भकाल होता है, यानी गर्भधारण की स्थितियां कितने महीने तक होती है, यह पूछा गया है। तो यह तो स्पष्ट है, 9 महीना तक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदियां की जाती है, यानी कि जनन की प्रक्रिया रुक जाए, आगे ना बढ़े, तो इसको क्या कहा जाता है। तो वैसोक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और यहीं पे पुरुष की बात की जाए, पुरुष की नसबंदी को, तो यह वैसेक्टोमी कहा जाता है, यानी पुरुष की नसबंदी को वैसेक्टोमी और स्त्री की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम था। आस्था, इंदिरा, डॉली या तो फिर लुइस था। तो आपका राइट आंसर डी होगा, लुइस, यानी लुइस प्रथम परखनली शिशु के नाम से जाना जाता है, कि लुइस प्रथम परखनली शिशु यह नाम रखा गया था। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में चलें, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवन, इसको स्रवन इस प्रकार से, स्रवन को कहते हैं रस, हार्मोन, घोल या तो फिर उत्सर्जन। तो वाहिनी विहीन, जिसमें वाहिनी नहीं होती है, वाहिनी का अभाव रहता है, उन ग्रंथियों के स्रवन को हार्मोन कहा जाता है। वाहिनी विहीन ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियां भी उसे भी कही जाती है, कि अंतःस्रावी ग्रंथि को वाहिनी विहीन ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे वाहिनी विहीन ग्रंथियां के स्रवन, यानी कि उससे क्या निकलता है, तो यह हार्मोन निकलता है, इस रूप में इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है। अग्नाशय, अबटू, पीयूष या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर पीयूष ग्रंथि होगा, जिसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, कुल प्रश्न की संख्या इसमें 50 होगी।
इसलिए हम लोग तेज़ी से इसका अध्ययन करते हैं। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं। तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियां क्या है? थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, दोनों, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियां पिट्यूटरी ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि शरीर की भी कही जाती है। आगे है 26 नंबर, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत में, मस्तिष्क में, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है, यानी मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है? अग्नाशय, यकृत, पक्वाशय, या तो फिर वृक्क है। तो मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और इसका भार लगभग 1.5 kg के बराबर होता है। अगला प्रश्न 28 नंबर, कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि है जो कि आंसू स्रावित करती है, आंसू निकालता है? तो लैक्रिमल, पीयूष, अबटू, या तो फिर अग्नाशय। तो यह लैक्रिमल ग्रंथि है जिसके द्वारा आंखों में आंसू निकलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है? पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, या तो थाइमस। तो थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था आते आते यह समाप्त हो जाती है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न 30 नंबर में आ चुके हैं, मादा जनन हार्मोन। मादा जनन हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, या उपर्युक्त सभी। तो मादा जनन हार्मोन यह भी है, एस्ट्रोजेन भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है, रिलैक्सिन भी है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी मादा जनन हार्मोन कहलाता है। और यहीं पे कुछ और भी बात कर लें, नर जनन हार्मोन कुछ बात कर लें इससे संबंधित भी। तो यह टेस्टोस्टेरोन कहलाता है, टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? यानी किस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन के रूप में जाना जाता है, यह पूछा गया है। तो आपका यहाँ पे एड्रीनेलिन, इस हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न 32 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? यानी रक्त दाब का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? अधिवृक्क, अबटू, थाइमस, या तो इनमें से कोई नहीं। तो रक्त दाब का नियंत्रण अधिवृक्क से किया जाता है। अधिवृक्क के द्वारा रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। 33 नंबर प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, किस ग्रंथि से स्रावित होता है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन है एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, उपर्युक्त सभी। तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, पीयूष, या तो फिर थायराइड ग्रंथि। तो अग्नाशय मानव शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, इंसुलिन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नमक है, हार्मोन है, एंजाइम है, या तो फिर विटामिन है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस की दूपिकाएं, लैंगरहैंस की दूपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, कहाँ पे स्थित होते हैं? तो ऑप्शन है तिल्ली, मस्तिष्क, अग्नाशय, या तो फिर यकृत में। लैंगरहैंस की दूपिकाएं यह अग्नाशय में स्थित होती है और इसके द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन निकलता है इन्हीं के द्वारा। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न चलें 37 नंबर, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 600, 630, 639, 653। तो मनुष्य के शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 होती है और इसी 639 में जबड़ा
सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक शक्तिशाली पेशी होता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। जब कोई काम मनुष्य करता है तो उसकी मांसपेशियों में एक अम्ल जमा होते जाता है और अंततः जब वह काम करते करते अधिक देर तक करता है तो उसे थकान महसूस होती है। तो वह कौन सा अम्ल है, यह पूछा गया है। तो आपका लैक्टिक अम्ल और यूरिक अम्ल, इसी दोनों ऑप्शन में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो अब यह हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन ए सही होगा। यानी कि लैक्टिक अम्ल वहाँ पे जमा होता है मांसपेशियों में और अंततः मनुष्य थकने लगता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, मानव नेत्र यानी नेत्रदान में जब मानव अपने आँख का नेत्र का दान करता है तो कौन सा भाग दान स्वरूप देता है। रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस या उपर्युक्त सभी। तो यह कॉर्निया एक ऐसा भाग है नेत्रदान में, इसी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सिंपल सा प्रश्न है। यह रेटिना यानी कि दृष्टि पटल, इसे हिंदी में कहा जाता है दृष्टि पटल, यहीं पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है, प्रतिबिंब बनता है और वह भी वास्तविक बनता है। अगला प्रश्न है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है। यानी त्वचा का रंग किसके कारण होता है। एंजाइम, हार्मोन्स, एपिडर्मिस या मेलानिन। तो मेलानिन की उपस्थिति के कारण त्वचा का रंग डिफरेंस हो जाता है। अधिक मेलानिन उपस्थित रहेगा तो मनुष्य के त्वचा का रंग काला हो जाता है और इसकी मात्रा यदि कम होती है तो वह कालापन थोड़ा हल्का हट जाता है और वह गोरा के रूप में देखा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 42 नंबर, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मस्तिष्क, हृदय, चमड़ा, यकृत। ध्यान रखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा यहाँ पे अंग कहा गया है, इसलिए चमड़ा हो जाएगा और ग्रंथि पूछी जाएगी तो वहाँ पे यकृत होगा। ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन में यही विभिन्नताएं हैं। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में चलें, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। त्वचा की सबसे जो ऊपरी सतह है उसे किस नाम से जाना जाता है बायोलॉजी की भाषा में, यानी कि जीव विज्ञान की भाषा में। ऑप्शन आपके समक्ष है एपिडर्मिस, रोटोडर्मिस, डर्मिस या उपर्युक्त सभी। तो यह एपिडर्मिस के रूप में जाना जाता है त्वचा की ऊपरी सतह। आगे है 44 नंबर, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। अस्थि, दंत वल्क, दांत धातु या तो फिर नख, नाखून जिसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दंत बल्क यानी कि दांत में यह उपस्थित होता है जो कि ऊपरी परत कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न चले 45 नंबर, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता, यानी कि पुनर्योजन पुनः नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन आपके समक्ष है गुर्दा, हृदय, फेफड़ा या तो फिर मस्तिष्क। मस्तिष्क का पुनः प्रत्यारोपण या तो पुनर्योजन इसका नहीं किया जा सकता है। 46 नंबर प्रश्न, मनुष्य के आँख में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। मनुष्य के आँख में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जो ही आँख में वह एंजाइम प्रवेश करता है वह जीवाणु प्रवेश करता है। इसको थोड़ा सा फिर से हम लोग इस प्रश्न को देख लें कि मनुष्य की आँख में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मरते हैं। यानी मनुष्य के आँख में एक एंजाइम पाया जाता है और बाहरी वातावरण से यदि आँख में जीवाणु प्रवेश कर जाता है तो उस स्थिति में एंजाइम की सहायता से वह जीवाणु मर जाते हैं और आँख सुरक्षित रहता है। तो कौन सा एंजाइम है, तो यह आपका लाइसोजाइम यानी कि लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जिससे प्रवेश करने वाले जीवाणु की मौत हो जाती है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। स्यानु, त्वचा, वेसिक या तो फिर यकृत। तो स्यानु कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद और भी कुछ प्रश्न बचा हुआ, हम लोग अंतिम पड़ाव में आने वाले हैं। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तांबा, चांदी, सोना, इसी में से मिल जाएगा आपका आंसर। तांबा यानी कि कॉपर होता है मायोग्लोबिन में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, यानी कि टेम्परेचर क्या होता है मानव शरीर का, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ऑप्शन आपके समक्ष है 40.5 डिग्री सेल्सियस, यह सेल्सियस में दिया हुआ है।
तो लगभग में यदि देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापक्रम होता है, और इसे यदि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जहाँ पे सेल्सियस होगा। तो चलिए लगभग में मिलता जुलता बी है 36.9 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसके बाद हम लोग अंतिम प्रश्न में आ चुके हैं। किसी प्राणी के शरीर में समस्त भार का यानी समस्त वेट का अधिकांश भाग क्या होता है? जल, रुधिर, अस्थि या तो फिर ऊतक। तो यह जल सबसे अधिक, समस्त भार का सबसे अधिक मात्रा में यही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से कुल 50 से भी अधिक प्रश्न का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो को मिला देंगे तो 100 से अधिक प्रश्नों की संख्या होगी, और मानव क्रिया विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न समान रूप से पूछे जाते हैं तो मेरे दृष्टिकोण से इससे अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यदि इतने प्रश्न की जानकारी आप प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से कम 4 या 5 प्रश्न तो ज़रूर निश्चित रूप से मिल ही जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।